हाय हेलो एवरीवन। सो लॉजिस्टिक्स स्पेस से एक और माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। दो माइक्रो कैप कंपनीज को हमने ऑलरेडी कवर किया है, टाइगर लॉजिस्टिक्स एंड एवीजी लॉजिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे रिटको लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, करंट परफॉर्मेंस देखेंगे एंड आगे कैसा स्कोप बन रहा है, उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिटको लॉजिस्टिक का कॉन कॉल वगैरह कुछ होता नहीं है, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी हम इनका स्कोप डिस्कस करेंगे वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो रिपोर्ट शेयर करी है उसके बेसिस पे, एंड मोनार्क कैपिटल, इसकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी इस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करी है। सो इन सारे सोर्सेज के बेसिस पे हम इनका मॉडल एंड आगे का स्कोप डिस्कस करेंगे। तो रिटको लॉजिस्टिक जो है, ये कंपनी आई मीन वैसे तो 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन इनके जो प्रोमोटर्स हैं, दो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के बेसिकली। सो मनमोहन पाल सिंह जी एंड संजीव कुमार, ये दो इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। दोनों को 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इंडस्ट्री का, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ने, सॉरी, इन दोनों ने काफी टाइम तक काम किया है। देन 96 में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सो इनिशियली ये जो रिटको लॉजिस्टिक है, ये कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक के बेसिस पे काम करती थी। मतलब जो आपके छोटे मिड साइज जो बिजनेसेस होते हैं, उनको ये लॉजिस्टिक का पूरा सर्विसेज ऑफर करती थी। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं, वैसे ये कंपनी उनका पूरा लॉजिस्टिक जो पार्ट था उनके बिजनेस का, उसको मैनेज करती थी। एक बहुत छोटी सी टीम थी स्टार्टिंग के टाइम पे। देन 96 से 2005 का जो फेज था, उसमें इस कंपनी ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को एक्वायर करा। मतलब अगर आप इनकी क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री इस कंपनी का क्लाइंट है, ओएनजीसी इस कंपनी का क्लाइंट है, इंडियन ऑयल इस कंपनी का क्लाइंट है, बीएचईएल इस कंपनी का क्लाइंट है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सेक्टर से इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनीज को एक्वायर करा 96 से 2005 के फेज के अंदर। सो पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक अपना नीश बिल्ड किया इनिशियल ईयर्स में। देन 2005 ऑनवर्ड कंपनी ने फोकस किया एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, बिकॉज उस टाइम पे इन दोनों सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड आ रही थी, अच्छी ग्रोथ आ रही थी। तो अगर आप ऑटोमोबाइल से देखोगे तो इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टायर कंपनीज हैं, लाइक अपोलो टायर हो या सीएट टायर हो, एमआरएफ हो, जेके टायर हो, ये सब रिटको लॉजिस्टिक्स के क्लाइंट हैं। एफएमसीजी में आईटीसी, नेस्ले, ये दोनों इस कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड देन लास्टली ये जो 2015 ऑनवर्ड कंपनी ने लास्ट 5 7 8 ईयर्स के अंदर जो नए क्लाइंट क्लाइंट पे फोकस किया है, वो इन्होंने फोकस किया है इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रा डेवलपमेंट जो चल रहा है हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इन्होंने अपना क्लाइंट बनाया है। जैसे इन्होंने टाटा स्टील हो, या आपका अदानी सोलर हो, या आपका वारे एनर्जी हो, या आपका अंबुजा सीमेंट हो, आपका दालमिया भारत हो, तो ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स इन्होंने लास्ट 7 8 ईयर्स के अंदर एक्वायर करे हैं। तो अगर हम इनका क्लाइंटील की बात करें या क्लाइंट बेस की बात करें, तो वो बहुत स्ट्रांग है। देन अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखें सेगमेंट वाइज, सो कंपनी के 3 सेगमेंट है मेजरली। पहला तो इनका ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक का है, जो कंपनी स्टार्टिंग से करती आई है। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक के अंदर भी ये कंपनी बेसिकली 3 तरीके की सर्विसेज ऑफर करती है। पहला तो मतलब इनके जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या प्राइवेट कंपनीज के साथ में जो इनकी डील होती है, सो ऑन एन एवरेज 2 to 3 ईयर का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इस कंपनी का, कि 90% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। यानी 2 to 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट चला और फिर 3 ईयर्स के बाद में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो रिन्यू कर दिया इनके क्लाइंट ने। तो ये हमको क्या शो करता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज ये सारे क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, रिलायंस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, आपका अदानी, ये सब जो इनके क्लाइंट्स हैं, ये लास्ट 10 ईयर से ज्यादा के टाइम से इस कंपनी के साथ में जुड़े हैं। तो एक तरीके का हमको इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बताता है कि बहुत स्ट्रांग क्रेडिबिलिटी है इस कंपनी की। सो ये इनका स्ट्रांग पॉइंट है। देन सेगमेंट वाइज पे अगर हम वापस आए, तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक के अंदर ये 3 तरीके की सर्विस देती है। पहला है बल्क लोड। बल्क लोड का मतलब क्या हो गया, जो आपके लूज आइटम होते हैं, जो अनपैक आइटम होता है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, या आपका ऑयल हो गया, या आपका केमिकल हो गया कोई, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना, तो बल्क लोड की सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। दूसरा है आपका एफटीएल, फुल ट्रक लोड। तो मतलब क्या कि एक मेरा ट्रक है, एक कंटेनर है, उसमें जितना भी सामान है वो मेरे एक ही क्लाइंट का है। मतलब उसमें मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ उस कंटेनर में किसी और दूसरे क्लाइंट का। पूरा स्पेस जो है वो एक ही क्लाइंट का प्रोडक्ट उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है। सो वो हो गया मेरा फुल ट्रक लोड। ये दूसरी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। तीसरा है इनका मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल अभी बहुत छोटा पार्ट है रिटको लॉजिस्टिक का। हमने एवीजी की बात करी या आपका टाइगर लॉजिस्टिक की बात करी, तो वो प्योर मल्टी मॉडल प्ले है। रिटको लॉजिस्टिक अभी बहुत छोटा प्लेयर है,
ऑल दो इनकी मैनेजमेंट का बहुत कीन फोकस है कि आने वाले टाइम में हमको मल्टी मॉडल के अंदर एंटर करना है एंड एक बड़ा रेवेन्यू शेयर हमको वहां से लेके आना है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। सो ये इनका पहला सेगमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक का। दूसरा इनका सेगमेंट है फ्लीट मैनेजमेंट का। तो फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी क्या करती है, इनके खुद के व्हीकल्स हैं कुछ अराउंड आई थिंक 500 के आसपास के टोटल व्हीकल्स है कंपनी के पास में। तो ये क्या करती है फ्लीट फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर, एक तो ये अपने व्हीकल्स को रेंट पे ऑफर करते हैं। जैसे जो एग्री का सीजन होता है, एग्रीकल्चर का जब सीजन होता है, तो वहां पे ये रिटेलर्स को रेंटल बेसिस पे अपने फ्लीट को ऑफर करते हैं, वो वहां पे अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा कंपनी फ्लीट मैनेजमेंट में क्या करती है कि कस्टमाइज फ्लीट सर्विसेज ऑफर करती है। इसमें क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक बड़े साइज का व्हीकल चाहिए, एक हैवी व्हीकल चाहिए, तो कंपनी मुझे वो प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर शेप का व्हीकल चाहिए किसी सामान को लोड अनलोड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया इनका फ्लीट मैनेजमेंट वाला डिवीजन। तीसरा इनका डिवीजन है या सेगमेंट है आपका 3PL लॉजिस्टिक, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इसके अंदर ये कंपनी क्या करती है, वही जो आपका एवीजी लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करता है, अपना वेयर हाउस वगैरह ये ऑफर करते हैं। सो ऑलमोस्ट 12 लोकेशंस के अंदर इस कंपनी के वेयर हाउसेस हैं। आई थिंक 4.5 लाख स्क्वायर फुट का टोटल वेयर हाउस स्पेस है कंपनी के पास में, जहां पे ये अपने क्लाइंट्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, किटिंग हो गया, ये सारे सर्विसेज ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है रिटको लॉजिस्टिक का, जिसमें ये 3 तरीके के सर्विसेज ऑफर करते हैं और 96 2001 से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है इन सारे सेगमेंट्स के अंदर। अब इनका करंट परफॉर्मेंस एक बार हम डिस्कस करते हैं कि अभी कंपनी कर क्या रही है, अभी क्या बिजनेस है इनका। सो अगर आप इनका Q2 का रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें ऑलमोस्ट 18% की 19% की ग्रोथ आई है YOY लेवल पे, मतलब ग्रोथ अच्छी चली है। फिर आप मार्जिन का नंबर देखोगे तो वो स्टेबल है, 8% का मार्जिन था कंपनी का लास्ट ईयर, इस क्वार्टर में भी 8% के आसपास का मार्जिन आया है। और लास्टली अगर हम कंपनी का पैट देखें, नेट प्रॉफिट देखें, तो उसमें 22% की ग्रोथ आई है। मतलब सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन में स्टेबिलिटी है और ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है बिजनेस को। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा आया है कंपनी का। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो FY24 का जो इनका बैलेंस शीट था, यानी कि इस साल मार्च में जो कंपनी का बैलेंस शीट आया था, तब तक इनका डेट ज्यादा था, डेट टू इक्विटी इनका 1 से भी ज्यादा था उस टाइम तक। लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक Q2 में ही इन्होंने फंड रेजिंग किया है, तो प्रोमोटर स्टेक आपको दिखेगा थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि फंड रेज किया है कंपनी ने। और उस फंड रेज का करने का पर्पस क्या था, एक तो इनको डेट रीपे करना था, डेट टू इक्विटी हेल्दी लेवल पे लेके आना था। दूसरा वर्किंग कैपिटल, बिकॉज ये बिजनेसेस इस तरीके के हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है आपकी, तो उसके उसको उसको यूज में लेने के लिए इन्होंने ये रिसेंट फंड रेज किया है। और अब इस फंड रेज के बाद में इनका डेट टू इक्विटी जो है वो रीजनेबल लेवल पे है, 0.7-0.8% के आसपास का इनका डेट टू इक्विटी है करंट लेवल के। तो ये पूरा कंपनी का करंट परफॉर्मेंस है, मतलब हमको समझ में आता है कि बिजनेस अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं कि आगे का कैसा स्कोप है, क्यों इस बिजनेस को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके 3 रीजन है पर्टिकुलरली। पहला रीजन जो है, अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो आई थिंक इन्होंने अपना स्लाइड में भी शेयर किया है यहाँ पे। अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखते हैं, हाँ, तो अगर आप इनका ये रेवेन्यू मिक्स देखोगे, ये FY24 का रेवेन्यू मिक्स है, तो हमको क्या दिख रहा है कि पेट्रोकेमिकल 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के लिए, पेट्रोकेमिकल वाला सेक्टर, बिकॉज वहीं से इस कंपनी ने स्टार्ट किया था, वहीं से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो 48% जो है इनका वो पेट्रोकेमिकल से आता है। स्टील कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 19% के आसपास कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि FY21 में, यानी 3 साल पहले की अगर हम बात करें, तो पेट्रोकेमिकल से इस कंपनी को ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू आता था। यानी लास्ट 3 इयर्स के अंदर क्या हुआ, पेट्रोकेमिकल का रेवेन्यू शेयर घट गया, गिर गया। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो स्टील 3 साल पहले FY21 में कंपनी के लिए सिर्फ 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। यानी लास्ट 3 इयर्स में पेट्रोकेमिकल का रेवेन्यू शेयर घट गया, स्टील का रेवेन्यू शेयर बढ़ गया, 2% से सीधे 19% हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आगे ये है कि जो ये मोनार्क नेटवर्क जो है, इनका जो भी रिसेंट डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ में, सो उसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, ये आप प्रोजेक्शन भी देख रहे होगे यहाँ पे, कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इनका जो रेवेन्यू शेयर है वो स्टील वाले सेगमेंट से सबसे ज्यादा आएगा। यानी FY27 में स्टील में जो आज इनको 19% आता है, उस टाइम पे कंपनी को 36% बिजनेस स्टील से आएगा।
और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पेट्रोकेमिकल का रेवेन्यू शेयर जो आज 48% है वो कम होकर के 33% आ जाएगा। मतलब स्टील और सीमेंट इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो आज इन दोनों से 27% रेवेन्यू आता है कंपनी को। नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 44% रेवेन्यू कंपनी का इन दोनों सेगमेंट से आएगा। प्लस इसमें अगर आप सोलर एनर्जी वाले पार्ट को भी ऐड कर दो तो सोलर एनर्जी जो आज 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये डबल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो मतलब सिर्फ 3 सेक्टर मेरे लिए ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे टोटल रेवेन्यू का। सो ये मैनेजमेंट का प्लान है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो एक तो ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमको पता है कि अभी ये जो डेकेड चल रहा है इंडिया का, ये इन्वेस्टमेंट लेड डेकेड है। मतलब इसमें ज्यादा ग्रोथ किन बिजनेसेस में आपको देखने को मिलेगी? जहां पे कैपेक्स ज्यादा हो रहा है, एसेट हैवी बिजनेसेस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग पुश है इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर। तो स्टील हो, सीमेंट हो या इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इनका इनमें डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है। आई थिंक 26-27 मेट्रिक टन के आसपास से स्टील का कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। सो वो उन सबसे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे प्लेयर हैं, रिटको लॉजिस्टिक्स हो गए या एवीजी लॉजिस्टिक्स हो गए, इनका डिमांड काफी अच्छा आएगा। तो ऑलरेडी कंपनी 19% बिजनेस लेके आती है स्टील से, ये एक्सपेक्टेड है कि 36% तक जाएगा। तो एक ग्रोथ यहां से आएगा। जो सेकंड लेग ऑफ ग्रोथ है वो आएगा इनका मल्टी मॉडल वाले सेगमेंट से। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टी मॉडल कुछ खास इनके लिए आता नहीं है काम, लेकिन मैनेजमेंट ने इसी डिस्कशन में कहा है कि हमारा मल्टी मॉडल में टारगेट है कि 30% हमारा रेवेन्यू आए नेक्स्ट 3-4 इयर्स के अंदर। यानी आज मल्टी मॉडल कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3-4 इयर्स में 30% रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि इसी सेगमेंट से आएगा। और मल्टी मॉडल हमको पता है कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है, तो जब मल्टी मॉडल का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। प्लस दूसरा क्या होगा कि आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाएगा। बिकॉज अभी तो आप क्या कर रहे हो, एक लॉजिस्टिक मैनेज कर रहे हो और एक रोड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो। जब आप मल्टी मॉडल सर्विसेज ऑफर करने लग जाओगे तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो मेरा इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी बढ़ गया, मेरा मार्जिन भी इंप्रूव हो गया। और दूसरा चीज जो हमने डिस्कस किया कि हाई ग्रोइंग सेक्टर्स की तरफ मैं फोकस कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स वहां से भी ग्रोथ मेरी फास्ट रहने का एक्सपेक्टेशन है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आगे बहुत ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर सकती है या एक तरीके का नया इनोवेशन ये लेकर के आए हैं इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। सो रिटको लॉजिस्टिक ने क्या किया है, लास्ट ईयर इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रक्स अप। सो ट्रक्स अप करके इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। 2023 में इन्होंने आई थिंक इस ऐप को लॉन्च किया है। क्या करती है, क्या बेनिफिट है इस ऐप का, क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है इस ऐप के थ्रू? तो जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में ओला या उबर वगैरह यूज करते हैं, क्या करते हैं हम कि ओला ने मतलब बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ में एक नेटवर्क बनाया है और जो कंज्यूमर है वो कभी भी जाके ओला पे फेयर वगैरह चेक करके अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको बुक कर सकता है। सिमिलरली ये जो ऐप है इनका ट्रक्स अप वाला जो ऐप है, इसमें ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे बिजनेस एसोसिएट कनेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रक ऑपरेटर्स के साथ में। बिजनेस एसोसिएट कौन होते हैं? तो जैसे आपकी जो रिलायंस कंपनी है या जो इंडियन ऑयल है, आपका ओएनजीसी है, सो ये सब खुद तो डायरेक्ट जाएंगे नहीं ऑफकोर्स इन लॉजिस्टिक कंपनीज के पास में। तो इनके बीच में एक जो नेटवर्क डेवलप करने का आप बोल सकते हो कि ब्रोकर है या एक तरीके का रिलेशनशिप पार्टनर है, सो उस तरीके का काम करते हैं ये बिजनेस एसोसिएट्स लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। और ये आगे जो है वो बिजनेस लेके जाते हैं लॉजिस्टिक कंपनीज के पास में। तो ऑर्डर सबसे पहले किसके पास आता है? बिजनेस एसोसिएट्स के पास में आता है और फिर ये बिजनेस एसोसिएट्स आगे लॉजिस्टिक कंपनीज को आगे प्रेफर करते हैं। अब ये जो ऐप है, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रक्स अप करके जो ऐप है, उसमें क्या होगा कि बिजनेस एसोसिएट्स अपना लोड वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं कि मतलब कितना माल है, किसका प्रोडक्ट है, कहाँ पे जाना है, कितना वेट है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस वो देने के लिए रेडी है उसके लिए। और फिर उसका अलर्ट आएगा आपके ट्रक ड्राइवर ऑपरेटर्स के पास में। और देन जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं जिसको लगेगा कि हाँ मेरे एरिया के नियर बाय है, मेरा ड्राइवर इसको कैच कर सकता है, प्राइसिंग मुझे अच्छा मिल रहा है, सो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो सारा जो डील है वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गया। वरना नॉर्मली क्या होता है, इस डील के लिए एक आपको अलग से मीटिंग करनी पड़ती है और पूरा डील मतलब कंप्लीट होने में और वो जो ट्रक है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए निकलने में ऑलमोस्ट 2-3 डेज का टाइम लग जाता है। सो इससे क्या हो गया कि एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दे दिया जिसपे आपका ट्रक ऑपरेटर प्लस आपका जो बिजनेस एसोसिएट है दोनों ने कनेक्ट कर लिया और पूरा डील आपका उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गया।
तो एक तरीके का बहुत नया इनोवेशन ये लेकर के आए हैं, बिकॉज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो इंडिया की सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में आती है। एंड वहां पे अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म लेकर के आते हो तो मतलब ऑफ कोर्स एक इंटरेस्ट बन जाता है उस बिजनेस की तरफ कि आगे चीजें वो अच्छी कर सकती है। और अभी तक का अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे तो रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला है। ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट डेटा अभी तक अवेलेबल है 1,70,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के। और अगर आप रेटिंग भी देखोगे तो रेटिंग भी काफी अच्छी मिली, आई थिंक 4.5 के आसपास की रेटिंग है इस ऐप की। इनका एक और कॉम्पिटिटर भी है, ब्लैक बब करके कुछ उसका नाम है। सो उसका ऐप आई थिंक 2015 में वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी तरीके के सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनकी रेटिंग कम है, आई थिंक 3 या 3.5 के आसपास की रेटिंग है उसकी। एक रीजन उसका ये भी हो सकता है कि काफी लंबे टाइम से वो 2015 2016 से इस मार्केट में है, सो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये कंपनी का ऐप क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है, 1,70,000 के आसपास का टोटल डाउनलोड है। अब आगे और इस पे अगर हम बात करें तो क्या क्या सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। सो इसके अलावा कंपनी उस पे इंश्योरेंस का सर्विसेज ऑफर करती है, मतलब आपके जो गुड्स हैं आप उसको इंश्योर कर सकते हो, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे इंश्योरेंस वगैरह बाय कर सकते हो उसका। दूसरा जीपीएस ट्रैकिंग, मतलब आप लाइव ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो ट्रक है वो कहाँ पे पहुंचा, कब तक डिलीवर होगा। देन तीसरा इसके साथ में जो आपका टोल टैक्स वगैरह जो होता है वो इनके ऐप के थ्रू फास्टैग वगैरह इंटीग्रेटेड है, तो उस पर वो ऑनलाइन टोल टैक्स वगैरह आपका पे हो जाएगा। एंड लास्टली उसमें एक और सर्विसेज ये देते हैं, ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एक तरीके का ये ऑफर करते हैं, जिसमें जो भी आप डीजल पेट्रोल यूज करते हो ट्रक के अंदर वो सब उसके उस स्मार्ट कार्ड के थ्रू आपका यूज कर सकते हो। और प्लस उसी ऐप के अंदर मैनेजमेंट क्या करती है कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो पुराने ट्रक्स वगैरह हैं, उनको किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है, इस तरीके के ट्रांजैक्शन की सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है। सो ये सारे मल्टीपल फीचर्स ये ऑफर करते हैं। अब अगर आप इसका सिग्निफिकेंस समझो कि कितनी ज्यादा इसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, महत्वता है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की। सो पहला इंपॉर्टेंस तो हमको समझ में आता है कि ट्रक ऑपरेटर के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो गया कि इसको ऑनलाइन ही बिजनेस मिल गया। अदरवाइज ये सारी चीजें ऑफलाइन होती और इसको स्टार्ट होने में ही, बिजनेस को प्रोसेस होने में 2-3 डेज का टाइम लग जाता। डेटा ये कहता है कि इंडिया में जो ट्रक का मार्केट है 80 से 85% जो मार्केट है आपका, वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं, मतलब जिनके पास मैक्सिमम 4 से 5 ट्रक होते हैं। और बहुत कम ऐसे ट्रक ऑपरेटर्स हैं जिनके पास 10, 20, 50 ट्रक्स होते हैं। सो इनफैक्ट यूएस और चाइना का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही केस है, वहां पे भी जो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स हैं जिनके पास 5 ट्रक्स हैं या 6 ट्रक्स हैं, वो मेजोरिटी 70-80% मार्केट शेयर उनके पास है। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज ट्रक मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत हाई कॉस्ट मॉडल है। आपको हर एक ट्रक को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, किसका ऑर्डर आया, कहाँ पे आया, कौन सा ड्राइवर गया, कहाँ पे पहुंचा, बीच में लीगल इशू है, कंप्लायंस इशू है, उसको वापस आने टाइम में ऑर्डर मिला नहीं मिला। सो ये और इन सब का मेंटेनेंस करना बहुत हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है। तो इसलिए जो ज्यादातर आपको दिखेंगे इंडस्ट्री के अंदर वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं जिनके 5 या 6 ट्रक्स होते हैं मैक्सिमम। और इन ट्रक ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट होने में 2-3 डेज का टाइम लग जाता है। जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इनके इस ऐप के थ्रू, ट्रक्स ऐप के थ्रू। दूसरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है इनका, इस कंपनी का ये ऐप, कि आपका मतलब जो ट्रक ऑपरेटर है उसका माल तो चला गया, प्रोडक्ट तो उसने भेज दिया। जैसे सपोज कि दिल्ली से उसने बैंगलोर का डिलीवरी करा तो बैंगलोर उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। लेकिन अब अगर बैंगलोर से उसका ट्रक खाली आएगा दिल्ली तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट है वो, मतलब उसका बिजनेस वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो उसको क्या चाहिए कि उसको बिजनेस मिलना चाहिए, बैंगलोर से वो ट्रक मेरा खाली नहीं आना चाहिए दिल्ली में। सो उसके लिए ये ट्रक सब एक और क्या फैसिलिटी देता है कि रिवर्स लोडिंग भी मिलती है, मतलब माल आप लेकर के गए हो और क्योंकि फ्रीक्वेंटली वहां पे क्वेरी आती रहती है बिजनेस एसोसिएट्स की, तो सेम आप ऑनलाइन उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिवर्स लोडिंग का क्वेरी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि आपका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। इस इंडस्ट्री में डेटा ऐसा कहता है कि एक मंथ के अंदर सिर्फ 18 to 20 डेज ही जो एक ट्रक है वो रोड पे चलता है, मतलब वो ऑपरेट करता है, यानी उसमें प्रोडक्टिविटी आती है, कुछ बिजनेस वो जनरेट करता है अपने प्रोमोटर के लिए। अदरवाइज 10 to 12 डेज जो ट्रक है वो अंडर यूटिलाइज रहता है, यानी उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती, उसका कोई बिजनेस नहीं आता, एक तरीके से रेवेन्यू लॉस होता है ट्रक ऑपरेटर के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक तो इनिशियल बिजनेस मुझे जल्दी मिल गया, जो 2-3 डेज बाद स्टार्ट होता वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मेरा ट्रक जो है वो यूटिलाइज अच्छा होगा, खाली नहीं आएगा मेरा ट्रक, वहां से उसमें बिजनेस लेकर के आएगा। सो ये 2 बेनिफिट हो गए। तीसरा क्या बेनिफिट है? फ्लीट ट्रैकिंग, मतलब मॉनिटर करना।
यूजुअली क्या होता है कि ये जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं इनको अपने ड्राइवर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। ड्राइवर आपको बताता है कि अभी वो किस लोकेशन में है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होता। प्लस इसकी मैनेजमेंट के लिए उनको एक अलग से सुपरवाइजर हायर करना पड़ता है जो उनके सारे ट्रक्स का ये सब देखता है, हिसाब वगैरह देखता है कि कौन सा ट्रक कहाँ पे पहुंचा, फिर उसको कौन सा सामान उठाना है, कहाँ से उठाना है, लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है, कितना टाइम लग रहा है, टोल टैक्स पे कितना टाइम लग रहा है, फ्यूल डलवाने में कितना टाइम लग रहा है, ड्राइवर अगर कहीं पे ब्रेक ले रहा है लंच ब्रेकफास्ट के लिए तो उसमें क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से हेक्टिक रहता है ट्रक ऑपरेटर के लिए। बट क्योंकि इस ट्रक्स अप ऐप में इन्होंने एक जीपीएस भी इंस्टॉल करके दिया है तो आप जीपीएस के थ्रू लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। मतलब अब आपको डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर। आप रियल टाइम पे ट्रैक कर पा रहे हो कि आपका ड्राइवर अभी कहाँ पे पहुंचा, ट्रक कहाँ पे पहुंचा, ये सारी चीजें आप अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो। प्लस जो बिजनेस एसोसिएट है जिसका वो सामान है, जिसका सामान डिलीवर हो रहा है, वो भी रियल टाइम पे देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो शिपमेंट वगैरह वो सारी चीजें मैनेज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस होगी। चौथा सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन ये देता है वो है आपका कैश मैनेजमेंट रिस्क का। क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है तो मतलब जो भी डेली मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो ट्रक ऑपरेटर को कैश में ही देना पड़ता है अपने ड्राइवर को। मतलब जो टोल टैक्स पे उसको अमाउंट पे करना है, या फिर लेट्स से जो फ्यूल वगैरह उसको ट्रक के अंदर डलवाना है, वो सारा उसको कैश में मिलता है। और वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा एक तरीके का अपना बेनिफिट देख सकता है। मतलब कहीं पे एक्सपेंस कम लगा लेकिन वो उसको ज्यादा शो कर सकता है अपने ट्रक ऑपरेटर को। लेकिन क्योंकि इस ऐप के थ्रू आपके पास फास्टैग मिलता है तो फास्टैग से जो भी आप टोल पे पेमेंट कर रहे हो वो ऑनलाइन पेमेंट हो जा रहा है। प्लस दूसरा, क्योंकि ये ऑनलाइन एक तरीके का स्मार्ट कार्ड भी ऑफर करते हैं तो आप जो भी फ्यूल वगैरह डलवा रहे हो गाड़ी में वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू डलवा सकते हो। तो दोनों जगह पे आपकी जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये ट्रक ऑपरेटर्स को। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो इस ट्रक ऐप के थ्रू, ट्रक्स ऐप के थ्रू कंपनी प्रोवाइड करती है, दोनों बिजनेस एसोसिएट्स के लिए भी और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए भी। सो यही रीजन है कि इतना सॉलिड ग्रोथ प्रोजेक्शन लगता है इस ऐप के थ्रू कंपनी का। बिकॉज लास्ट 1-1.5 साल के अंदर हमने देखा है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिला है इनिशियली कंपनी को। एंड ये जो मोनार्क नेटवर्क है इनका मानना है कि जैसा इनका असेसमेंट रहा है और डिस्कशन रहा है मैनेजमेंट के साथ में, इस ऐप का टोटल डाउनलोड बाय द एंड ऑफ FY27 8 लाख तक चला जाएगा। यानी नेक्स्ट 4 इयर्स की 3 इयर्स की अगर हम बात करें सो ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऐप के टोटल डाउनलोड के अंदर। अब डाउनलोड बढ़ेगा तो आपका एक्टिव यूजर बढ़ेगा, एक्टिव यूजर बढ़ेगा तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन मॉडल रखते हैं इसमें। तो जो भी आपके वो बिजनेस एसोसिएट होते हैं उनको इनका मंथली प्लान, अलग अलग प्लान है इनके, 350 का, 600 का, 500 का। उनको वो प्लान्स परचेज करना पड़ता है और वहां से कंपनी का रेकरिंग रेवेन्यू आता है एक तरीके का। मतलब रिपीट रेवेन्यू आने लग गया मेरा वहां से। तो जितने ज्यादा मेरा यूजर बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा ग्रोथ आएगा। प्लस रिटको लॉजिस्टिक के पास में एडवांटेज क्या है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, कि ये कंपनी मतलब स्टार्टिंग से ही इसी इंडस्ट्री के अंदर रही है। 30-35 ईयर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। क्लाइंटील इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लस बिजनेस एसोसिएट की का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंपनी मैनेज करती है पिछले काफी सारे सालों से। ये जो ऐप के ऊपर इनको जो शिफ्ट करवाना है अपने बिजनेस एसोसिएट्स को, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इस कंपनी के लिए। एंड इंडस्ट्री का मतलब काफी डीपली अंडरस्टैंडिंग है। तो कल को कोई भी नया प्लेयर आएगा सिर्फ टेक के बेसिस पे इनके मॉडल को डिसरप्ट नहीं कर सकता। बिकॉज आपको इस इंडस्ट्री का डीप अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप, बिजनेस एसोसिएट के साथ में रिलेशनशिप होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। स्कोप अच्छा लग रहा है इस कंपनी का। प्लस ये सारे चीजों के साथ में कंपनी आगे और वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए भी चार्ज कर सकती है। जैसे इनका प्लान है कि वो जो फास्टैग वगैरह के थ्रू जो टोल में पेमेंट होती है उसमें कंपनी प्लान कर रही है कि कमीशन इनको मिलेगा तो वो कमीशन ये शेयर करेंगे ट्रक ऑपरेटर्स के साथ में। देन जो स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो फ्यूल वगैरह ये अपना यूज करते हैं ट्रक के अंदर, उसमें कंपनी को डिस्काउंट मिलेगा तो ये डिस्काउंट आगे शेयर करेंगे ट्रक ऑपरेटर्स के साथ में। इससे क्या होगा, ट्रक ऑपरेटर्स का एक तरीके से रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा इनके ऊपर, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा इस कंपनी के पास में। ये सारे फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के। अभी अगर हम देखें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड मैनेजमेंट का टारगेट यही है कि ये जो ट्रक्स अप वाला ऐप है इसको बहुत जल्दी से जल्दी रैंप अप किया जाए, इसका यूजर बेस बढ़ाया जाए एंड अच्छी ग्रोथ लाई जाए कंपनी की। अब अगर आप ये मोनार्क नेटवर्क का ही अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो इनका कहना है कि बाय द एंड ऑफ FY27
कंपनी का ऑलमोस्ट 26% जो प्रॉफिट है वो इस वाले डिवीजन से आएगा, ट्रक सब वाले डिवीजन से आएगा। और ये सारे जो हमने बेनिफिट डिस्कस किए हैं, ऑफ कोर्स उससे लगता भी है कि एक बड़ा मार्केट शेयर गेन कर सकती है ये कंपनी आने वाले सालों के अंदर। जो मेन बिजनेस है इनका, जो फ्लीट मैनेजमेंट का बिजनेस है, लॉजिस्टिक का बिजनेस है, वो तो अच्छा कर ही रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट वीक में ही कुछ फर्दर अपडेट शेयर किए, जहां पे पीएनजी, आपका हल्दी पेट्रो केमिकल प्लस और भी बहुत सारे कंपनीज के साथ में इनको ऑर्डर मिला है, नया ऑर्डर मिला है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का। सो वो वाला बिजनेस अच्छा कर ही रहा है। देन कंपनी मल्टी मॉडल वाले सेगमेंट के अंदर जा रही है, जहां से टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ेगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और उसके साथ में ये वाला जो डिवीजन है, जो डिजिटल प्ले है इस कंपनी का, वो एक और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एडवांटेज दे सकता है इस कंपनी को। तो ट्रैकिंग करना बिल्कुल बनता है, इसीलिए हमने इस कंपनी को डिस्कस किया है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, बिकॉज अगर आप अभी करंट पी देखोगे इसका, तो 28-29 का पी मल्टीपल है इस कंपनी का। जो मोनार्क नेटवर्थ का एक्सपेक्टेशन है कि FY27 तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली 26, 27, 28% पे ग्रो करता रहेगा। मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, बिकॉज आप मल्टी मॉडल वाले सेगमेंट में जाओगे तो वहां से भी मार्जिन इंप्रूव होगा। प्लस ये जो आपका ट्रक सब वाला जो ऐप है, ये भी एक तरीके से डिजिटल प्ले है, तो आपको एडिशनली और ज्यादा व्हीकल्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो आपका एसेट लाइट मॉडल हो जाएगा। सो वहां से भी मार्जिन इंप्रूव होगा। सो इनका कहना है जो मार्जिन कंपनी के अभी 7-8% के हैं, वो FY27 तक 10-11% तक मार्जिन चले जाएंगे। और क्योंकि ग्रोथ अच्छी आएगी, मार्जिन बढ़ेगा, तो बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। सो इनका FY24 का अगर आप एनुअल पैट देखोगे तो 34 करोड़ के आसपास का पैट था कंपनी का। इनका मानना है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर कंपनी का जो पैट है वो 115 करोड़ का हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 3 to 3.5x कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इनके पैट के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स के। उसके लिए ये सारे लीवर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब ऑफ कोर्स इन सारे नंबर्स के बेसिस पे हम आज ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस मतलब एक्चुअली में वो चीजें कर देगा, बिकॉज वी नो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। मैक्रो लेवल पे अगर चीजें कुछ भी डिसरप्ट होती है, इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो ग्रोथ इन इन कंपनीज की सबसे पहले अफेक्ट होती है। क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज को ये सर्व कर रहे हैं, अगर उनका ही बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो इनका ग्रोथ कहाँ से आएगा, इनको कैसे नए ऑर्डर्स मिलेंगे, इनको कैसे नया बिजनेस मिलेगा। सो वो सारा प्रॉब्लम तो है, तो इसलिए हमको ट्रैक करना है एंड उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर हम देखें तो 28-29 का पी है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, 20-25% का है। एंड ये वाला जो ऐप वाला जो प्ले है, ये एक्चुअली में एक तरीके से एक बड़ा ग्रोथ, एक बड़ा मार्केट शेयर कंपनी को दे सकता है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाकी देखते हैं, ट्रैक करते रहेंगे कंपनी को। और पूरे लॉजिस्टिक स्पेस के अंदर हम देखें तो जो तीनों कंपनीज हमने डिस्कस करी है, तीनों में एक्चुअली अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। टाइगर लॉजिस्टिक को देखो आप, एवीजी लॉजिस्टिक को देखो, या रिटको लॉजिस्टिक को देखो। पर्सनली मतलब इस लेवल पे अगर मैं देखूं तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ा टाइगर लॉजिस्टिक की तरफ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ उसका हाई ग्रोथ रेट। आई नो कि वो ग्रोथ रेट इसलिए ज्यादा है बिकॉज लास्ट के कुछ ईयर्स में कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ रेट आया था, तो बेस इफेक्ट की वजह से ऐसा ग्रोथ रेट दिख रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप मैनेजमेंट का आगे का विजन देखो, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का विजन देखो, तो उन्होंने भी बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है, कंपनी इंपोर्ट वाले सेगमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहा है। एंड उनका जो वो एयरपोर्ट एयर फ्रेट वाला जो उनको वो लाइसेंस मिला है, वो भी एक नया ग्रोथ एडवांटेज दे रहा है कंपनी को। सो वहां पे थोड़ा सा बेटर डील नजर आता है। देन अगर मुझे चूज करना हो बिटवीन एवीजी एंड रिटको लॉजिस्टिक, सो थोड़ा सा प्रेफरेंस जाएगा रिटको लॉजिस्टिक की तरफ, बिकॉज जिस तरीके की ये नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकती है कंपनी को आने वाले टाइम में। बाकी तो हमको ट्रैक करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा एलोकेशन डिपेंड करेगा। तो तीनों अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं, सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है पूरी। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आपके जो भी डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।